ज़रा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ किसी आम इंसान को अचानक भनक लगे कि कल सुबह पुलिस उसे एक ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार करने आ रही है जो उसने किया ही नहीं है। बहुत ही डरावनी स्थिति है ये। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अग्रिम जमानत, है ना? या जिसे हम एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। हमने फिल्मों में, अखबारों में इसे इतनी बार देखा और सुना है कि हमारे दिमाग में इसकी एक बहुत ही जादुई छवि बन गई है। हाँ, बिल्कुल जैसे कोई रक्षा कवच हो। वही तो। ऐसा लगता है जैसे ये अदालत से मिला हुआ कोई ऐसा अचूक पास है जिसे दिखाते ही पुलिस को उल्टे पांव लौटना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक असली पुलिस अधिकारी की नज़र में या एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नज़र में ये कागज़ का टुकड़ा कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि कई बार ये एक ऐसा कानूनी जाल होता है जो आरोपी को पुलिस के बनाए गए नियमों पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला नजरिया है और मैं कहूंगा कि आज की इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य इसी सच्चाई की परतों को खोलना है। जी। आज हम उन आंतरिक दिशा निर्देशों और कानूनी नोट्स की गहराई में जा रहे हैं जो विशेष रूप से जांच अधिकारियों यानी आईओएस के लिए तैयार किए गए हैं। और देखिए, अभी हाल ही में हमारी न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। हम दशकों पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कहें कि सीआरपीसी की जगह अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे बीएनएसएस कहते हैं, उसे अपना चुके हैं। हाँ, ये तो आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। कागजों पर यह सिर्फ कुछ धाराओं के नंबर बदलने जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक नागरिक की आजादी और पुलिस की जांच करने की ताकत के बीच चलने वाले उस अदृश्य खेल के नए नियम हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ वकीलों की भारी भरकम बहस तक सीमित नहीं रहेगी। हाँ, वो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। एकदम। हम ये समझना चाहते हैं कि पुलिस का दिमाग कैसे काम करता है, अदालतें किस तराजू पर सबूतों को तौलती हैं, और अगर कोई बेगुनाह है तो कानून उसे कैसे बचाता है। तो चलिए इस बदलाव के सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। कागजों पर देखें तो अग्रिम जमानत का जो नियम पहले सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आता था, वो अब बीएनएसएस की धारा 482 बन गया है। जी। लेकिन एक आम इंसान के लिए इस नंबर के बदलने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि अदालत से मिलने वाली ये आजादी आखिर दिखती कैसी है। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर किसी को अग्रिम जमानत मिल गई तो उसे ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिल जाता है। मतलब वो व्यक्ति अब पूरी तरह से सुरक्षित है, चाहे वो कुछ भी करे। क्या ये सच है? नहीं नहीं, यही वो जगह है जहां कानून सबसे बड़ा भ्रम तोड़ता है। असल में ऐसा कोई सर्वव्यापी सुरक्षा कवच या जिसे आप ब्लैंकेट ऑर्डर कह रही हैं, वो होता ही नहीं है। अच्छा जी, अगर हम न्यायपालिका के कुछ सबसे ऐतिहासिक फैसलों को देखें, जैसे एक बहुत ही मशहूर गुरबख्श सिंह सिबिया केस है, तो अदालतों का नजरिया बहुत साफ है। कोई भी जज भविष्य में होने वाले किसी अज्ञात अपराध के लिए पहले से कोई माफीनामा या सुरक्षा नहीं दे सकता। एक मिनट, तो अदालत ये नहीं कह सकती कि इस व्यक्ति को अगले 1 साल तक किसी भी मामले में गिरफ्तार न किया जाए? बिल्कुल नहीं कह सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने अपनी जमानत की अर्जी में लिखा है कि उस पर एक जमीन की धोखाधड़ी का आरोप लगने वाला है, तो अदालत सिर्फ उसी एक खास मामले के लिए उसे सुरक्षा देगी। एकदम सही पकड़ा आपने। और अगर अगले ही हफ्ते उस पर किसी के साथ मारपीट करने का आरोप लग जाए, तो वो पुरानी जमानत उसे इस नए मामले में बिल्कुल नहीं बचाएगी। बिल्कुल नहीं बचाएगी। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि अग्रिम जमानत सिर्फ उसी अपराध की बाउंड्री में काम करती है जिसका जिक्र अर्जी में बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया हो। समझ गए। अगर आरोप की प्रकृति बदलती है या कोई बिल्कुल नया अपराध सामने आता है, तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। और एक और बहुत जरूरी बात है। क्या? नए बीएनएसएस में एक ऐसा प्रावधान भी जोड़ा गया है जहां ये सुरक्षा मांगने का दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अरे, पूरी तरह से? हाँ, अगर मामला 18 साल से कम उम्र के नाबालिग के साथ बलात्कार का है, जो कि बीएनएसएस की धारा 482 सबसेक्शन 4 के तहत आता है, तो वहां अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल ही नहीं की जा सकती। ओहो। कानून की नजर में यह अपराध इतना गंभीर है कि वहां व्यक्तिगत आजादी का तर्क काम ही नहीं आता। ये तो बिल्कुल एक वीआईपी पास की तरह हो गया ना। एक ऐसा पास जो आपको सिर्फ एक खास इवेंट या इस मामले में कहें तो एक खास आरोप तक की सुरक्षा देता है। हाँ, बहुत अच्छी तुलना है ये। आप उस पास को गले में डालकर पूरे शहर में मनमानी नहीं कर सकते। हाँ। और कुछ इवेंट्स तो इतने सख्त हैं कि वहां ये पास जारी ही नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन
यहाँ एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है मेरे मन में। अगर किसी को ये वीआईपी पास मिल भी गया तो क्या इसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि पहले अक्सर ये बहस होती थी कि अग्रिम जमानत सिर्फ 30 दिन या मुकदमा शुरू होने तक ही वैलिड रहती है। क्या ऐसा है? देखिए, ये कानूनी हलकों में भी लंबे समय तक एक बहुत बड़ी उलझन का विषय रहा था। लेकिन एक लैंडमार्क केस आया था, सुशिया अग्रवाल केस। अच्छा। उसके बाद अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि अग्रिम जमानत की कोई तय एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये किसी दूध या ब्रेड के पैकेट की तरह नहीं है जो 30 या 60 दिन बाद खराब हो जाए। तो फिर ये कब तक चलती है? न्यायपालिका के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार जब तक कोई बहुत ही विशेष परिस्थिति न हो, अग्रिम जमानत आमतौर पर तब तक चलती है जब तक कि उस पूरे मामले का ट्रायल या मुकदमा अदालत में खत्म नहीं हो जाता। रुकिए एक मिनट, अगर जमानत ट्रायल खत्म होने तक चलती है तो इसका मतलब है कि सालों साल पुलिस उस व्यक्ति को छू भी नहीं सकती? ऐसा लगता है, पर ऐसे में तो जांच अधिकारी के हाथ पूरी तरह से बंध जाते होंगे। वो आरोपी आराम से घर बैठेगा और पुलिस अपनी फाइलें लेकर घूमती रहेगी। सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन पुलिस के नजरिए से देखें तो कहानी कुछ और ही है। वो कैसे? देखिए, जमानत कभी भी मुफ्त या बिना शर्तों के नहीं मिलती, और यहीं से जांच अधिकारी का असली काम, जिसे हम उसका टूल किट कह सकते हैं, वो शुरू होता है। अच्छा, क्या शर्तें होती हैं? जब अदालत अग्रिम जमानत देती है तो वो आरोपी के गले में कह सकते हैं कि अदृश्य पट्टियां भी बांध देती है। शर्त यह होती है कि जब भी जांच अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाएगा, आरोपी को थाने में हाजिर होना ही पड़ेगा। मतलब वो मना नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। वो गवाहों से कोई संपर्क नहीं कर सकता, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता और बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकता। तो एक तरह से जो व्यक्ति कल तक पुलिस से भाग रहा था, जमानत मिलने के बाद वो कानूनी रूप से बंध जाता है कि उसे पुलिस के हर सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद रहना पड़ेगा। और एकदम सही, यही वो तंत्र है जिसके जरिए कानून एक बैलेंस बनाता है। जांच अधिकारी को, मतलब आयोग को, अगर लगता है कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा या गोलमोल जवाब दे रहा है या गवाहों को डराने की कोशिश कर रहा है, हाँ, तो वो इन सारी बातों को अपनी केस डायरी में बहुत बारीकी से दर्ज करता है। अच्छा। और फिर वही पुलिस अधिकारी अदालत में जाकर ये सबूत पेश करता है कि जज साहब, ये व्यक्ति अपनी आजादी का गलत फायदा उठा रहा है, और फिर अदालत उस अग्रिम जमानत को रद्द कर सकती है। समझ गई। अच्छा, मान लीजिए पुलिस ने अपनी पूरी जांच एकदम शांति से कर ली, सारे सबूत जुटा लिए और अदालत में जाकर चार्जशीट भी दाखिल कर दी। अक्सर लोग मानते हैं कि जैसे ही पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, अग्रिम जमानत अपने आप खत्म हो जाती है और आरोपी को सरेंडर करना पड़ता है। क्या जांच पूरी होना जमानत के खत्म होने का अलाम है? नहीं, ये एक बहुत ही तकनीकी बिंदु है जहां अक्सर गलती होती है। भरत चौधरी केस में ये बात उठी थी। चार्जशीट दाखिल होने का मतलब ये है कि अग्रिम जमानत अपने आप रद्द हो जाएगी। ओह, ऐसा नहीं है। जी नहीं। अदालतें मानती हैं कि अगर व्यक्ति ने पूरी जांच के दौरान पुलिस का सहयोग किया है और कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो सिर्फ इसलिए उसे जेल भेजना क्योंकि जांच पूरी हो गई है, ये तार्किक नहीं है। लॉजिकल बात है। अगर पुलिस चाहती है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी को जेल भेजा जाए, तो उन्हें अदालत में कोई नया और बहुत ही ठोस कारण देना होगा। ये साबित करना होगा कि अब इसका बाहर रहना केस के लिए खतरनाक क्यों है। ठीक है, ये तो हुई उन मामलों की बात जहां अदालतें आजादी का सम्मान करते हुए जमानत दे देती हैं और पुलिस को भी जांच का मौका मिलता है। जी। लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती होंगी जहां पुलिस का पलड़ा इतना भारी होता है कि अदालत जमानत की अर्जी को देखते ही खारिज कर देती होगी। वो कौन से मामले हैं जहां ये वीआईपी पास बिल्कुल काम नहीं आता? ऐसे कई मामले हैं जहां अदालतें बहुत सख्त रवैया अपनाती हैं। इनमें सबसे ऊपर आते हैं आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के मामले। अच्छा, करप्शन के मामले। हाँ, एक केस था सीबीआई बनाम संतोष करनानी। उसमें न्यायपालिका का स्पष्ट मानना था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या बड़ा पद संभालने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, तो ये सिर्फ किसी एक इंसान के खिलाफ अपराध नहीं है। हाँ, वो तो पूरे सिस्टम को खराब करता है। बिल्कुल, ये पूरे समाज की अर्थव्यवस्था और सुशासन, जिसे गुड गवर्नेंस कहते हैं, उसको कुचलने जैसा है। ऐसे मामलों में अदालतें जमानत देने में बहुत बहुत धीमियां हिचकिचाती हैं, क्योंकि इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। और इसके अलावा एक वो वर्ग भी तो है जो पुलिस से लुका छिपी का खेल खेलता है। आप भगोड़े अपराधियों की बात कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। जी।
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर पुलिस से भाग रहा है, अदालत के समन का जवाब नहीं दे रहा है और उसे बीएनएसएस की धारा 84 के तहत घोषित अपराधी या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मान लिया गया है, तो लवेश बनाम स्टेट और अभिषेक बनाम स्टेट केस के अनुसार उसे अग्रिम जमानत बिल्कुल नहीं मिलती। कानून का सीधा सा तर्क है, जो व्यक्ति खुद न्याय की प्रक्रिया से भाग रहा है उसे उसी कानून से अग्रिम सुरक्षा मांगने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ये तर्क बहुत स्पष्ट है। आप सिस्टम से भागकर सिस्टम से ही मदद नहीं मांग सकते। एकदम सही। और गंभीर अपराध जैसे शारीरिक हिंसा या आतंकवाद से जुड़े मामलों में वहां तो दरवाजे लगभग बंद ही होते हैं। यूएपीए जैसे आतंकवाद से जुड़े मामलों में जमानत के नियम पहले से ही बहुत सख्त हैं। जी। और जहां तक क्रूर शारीरिक हिंसा की बात है, अदालतों के सामने ऐसे कई रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले आते हैं। एक मामला ऐसा था जहां एक पति पर अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डालने जैसा, हे भगवान, हाँ, बहुत ही बर्बर शारीरिक क्रूरता का आरोप था। बचाव पक्ष ने अदालत में ये कहानी बनाने की कोशिश की कि पत्नी ने सिर्फ बदले की भावना से ये केस दर्ज कराया है। तो क्या उन्हें बेल मिली? बिल्कुल नहीं। अदालत ने जब चोटों की प्रकृति और अपराध की गंभीरता को देखा तो उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन सब में एक शब्द जो बार बार सामने आता है इन कानूनी चर्चाओं में, वो है कस्टोडियल इंटेरोगेशन, यानी हिरासत में लेकर पूछताछ करना। जी बिल्कुल। अक्सर पुलिस अदालत से कहती है कि हमें आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है, इसलिए इसे जमानत न दी जाए। जैसे वो एक एड्रियन धरंदाज केस था, है ना? हाँ। तो ये कस्टोडियल इंटेरोगेशन इतना जरूरी क्यों होता है? मतलब क्या पुलिस थाने में कुर्सी पर बिठाकर सच नहीं उगलवा सकती? ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, जब आरोपी बाहर होता है और अपने वकीलों से घिरा होता है तो वो बहुत ही नपे तुले जवाब देता है। हाँ, रटा रटाया बोलता है। बिल्कुल। लेकिन जब मामला किसी गहरी साजिश का हो या जहां हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद करना हो या किसी बड़े वित्तीय घोटाले में पैसे के लेन देन के दस्तावेज ढूंढने हो, तो ये चीजें आसानी से सामने नहीं आती। पुलिस को आरोपी को उस जगह लेकर जाना पड़ता है जहां उसने सबूत छिपाए हैं। अच्छा, वो मौके वारदात पर? हाँ, पुलिस को मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर सच्चाई निकालनी होती है और ये सब आरोपी को हिरासत में लिए बिना लगभग असंभव है। इसलिए जब आईओ अदालत को ये विश्वास दिला देता है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए कस्टोडियल इंटेरोगेशन बहुत जरूरी है, तो अदालत अग्रिम जमानत की अर्जी ठुकरा देती है। लेकिन देखिए, असल दुनिया में तो हम अक्सर देखते हैं कि जो बहुत बड़े राजनीतिक पदों पर बैठे होते हैं या जिनके पास बहुत पैसा और रसूख होता है, उन्हें आसानी से बेल मिल जाती है। तो क्या पुलिस के इन दिशा निर्देशों में ऐसा कोई लूप होल या बचाव का रास्ता है जो समाज के इस हाई ऑफिस वाले वर्ग को आसानी से बचा लेता है? ये एक बहुत ही आम धारणा है लोगों में, लेकिन अगर आप पुलिस और अदालतों के काम करने के वास्तविक सिद्धांतों को गहराई से पढ़ें तो स्थिति बिल्कुल उलट है। सच में? जी। न्यायपालिका यह मानती है कि अगर आप समाज में किसी ऊंचे और जिम्मेदार पद पर हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपका आचरण एक आम नागरिक से कहीं ज्यादा साफ सुथरा होगा। ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई बड़ा अधिकारी या नेता ये कहकर जमानत मांगे कि जज साहब, मैं बहुत ऊंचे पद पर हूं, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो अदालत इसे जमानत का आधार नहीं मानती। अच्छा। बल्कि ऊंचे पद पर होना यह साबित करता है कि उस व्यक्ति के पास गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों को मिटाने की ताकत ज्यादा है। ओहो, मतलब वो पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। एकदम। इसलिए हाई ऑफिस कोई ढाल नहीं है, बल्कि ये तो पुलिस के लिए जमानत का विरोध करने का एक और मजबूत तर्क बन जाता है। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब आपका रसूख ही आपके खिलाफ जा सकता है। जी। अब तक हमने देखा कि जब मामले पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं, जैसे गंभीर हिंसा या खुला भ्रष्टाचार, तो क्या होता है? लेकिन हर मामला इतना सीधा नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। कई बार मामले बहुत घुमावदार होते हैं, जहां ये समझ ही नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जब बचाव पक्ष और पुलिस आमने सामने होते हैं तो बचाव पक्ष किन तरकीबों का इस्तेमाल करता है और अदालतें इस धुएं के पार कैसे देखती हैं? यहीं पर कानून का असली और सबसे जटिल चेहरा सामने आता है। अदालतें किसी के भी दावों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती। वो एक बहुत ही विस्तृत चेकलिस्ट का इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि वो भद्रेश बिपिन भाई सेठ केस वाली चेकलिस्ट? बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। उस केस में एक 10 पॉइंट की चेकलिस्ट दी गई थी। अदालत ये देखती है कि क्या इस व्यक्ति के देश छोड़कर भागने का खतरा यानी फ्लाइट रिस्क है, क्या इसका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है
और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ये एफआईआर सच में किसी अपराध के लिए दर्ज हुई है या फिर ये सिर्फ आरोपी को परेशान करने, अपमानित करने या किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए लिखवाई गई है? तो जब बचाव पक्ष अदालत में आता है तो वो इस एफआईआर को झूठा साबित करने के लिए क्या-क्या हथकंडे अपनाता है? एक बहुत ही आम रणनीति है लगातार अर्जिया, या जिसे हम सक्सेसिव एप्लीकेशंस कहते हैं। वो क्या होता है? मान लीजिए एक जज ने आज जमानत देने से मना कर दिया। आरोपी का वकील कुछ दिनों बाद फिर से एक नई अर्जी लेकर आ जाता है, ये सोचकर कि शायद इस बार जज का मूड अच्छा हो या मामला किसी दूसरे जज के पास चला जाए। हाँ, लेकिन इसे अदालतें न्यायिक अराजकता या जुडिशियल एनार्की मानती हैं। कानून बहुत सख्त है कि जब तक केस में कोई बिल्कुल नया मोड़ ना आए या कोई नया तथ्य न मिले, तब तक उसी अदालत में बार बार अर्जी लगाना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। समझ गई। और ये जमीन विवाद या लैंड डिस्प्यूट वाली क्या रणनीति होती है? मैंने कई बार सुना है कि लोग बड़े क्रिमिनल केस को जमीन का झगड़ा बताकर बचने की कोशिश करते हैं। जी, ये तो मतलब ऐसा है जैसे किसी ने सच्चाई को छिपाने के लिए धुएं का एक भारी आवरण खड़ा कर दिया हो। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। अक्सर आरोपी अदालत में जाकर बहुत मासूमियत से कहता है, जैसा आप पुलिस तो ऐसे ही परेशान कर रही है, ये तो सिर्फ दो भाइयों के बीच जमीन के कागजात का एक छोटा सा सिविल विवाद है, इसमें गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? और अदालतें भी तो आमतौर पर सिविल विवादों में लोगों को जेल भेजने से बचती हैं ना? बिल्कुल बचती हैं। तो यहाँ जांच अधिकारी को उस धुएं के आवरण को काटना होता है। वो कैसे करता है? आयो अदालत को कैसे समझाता है कि ये सिर्फ कागजों की हेराफेरी नहीं है? कानूनी भाषा में एक शब्द है, मेंस रिया। मेंस रिया? हाँ, मेंस रिया यानी आपराधिक मानसिकता या दोषी मन। जांच अधिकारी को अपनी केस डायरी से यह साबित करना होता है कि देखिए जज साहब, ये कोई अनजाने में हुई कागजी गलती नहीं थी। अच्छा। उसे दिखाना होता है कि आरोपी ने पूरी साजिश रची, जाली मोहरें बनवाई या जमीन पर कब्जा करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस को उस इरादे को साबित करना होता है जो एक साधारण सिविल विवाद को एक गंभीर आपराधिक कृत्य में बदल देता है। इरादा बहुत जरूरी है। जी, और जब पुलिस ये मेंसरिया साबित कर देती है तो बचाव पक्ष की सारी दलीलें धरी की धरी रह जाती हैं। ये सच में बहुत ही बारीक और दिमागी काम है। बिल्कुल है। लेकिन चलिए अब हम उन मामलों की बात करते हैं जो हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। जी, बताइए। वो मामले जहां अपराध कल या परसों नहीं हुआ था, बल्कि दशकों पहले हुआ था, या फिर वो मामले जहां मीडिया और जनता का इतना दबाव होता है कि पुलिस पर तुरंत कुछ करने का भारी दबाव आ जाता है। बहुत ही संवेदनशील मामले होते हैं। मुझे उस 29 साल पुराने मर्डर केस के बारे में बताइए। कोई पुलिस स्टेशन 3 दशक बाद किसी हत्या की एफआईआर कैसे दर्ज कर सकता है? आप सुमेध सिंह सैनी केस की बात कर रही हैं। ये भारतीय कानूनी इतिहास के कह सकते हैं सबसे असाधारण मामलों में से एक है। हाँ, यही केस था। ये मामला एक पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी एक फॉर्मर डीजीपी से जुड़ा था। हुआ ये था कि 1990 के दशक में जब पंजाब में बहुत अशांति थी, तब एक घटना हुई थी जहां किसी की जान गई थी। लेकिन उस समय जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें इस अधिकारी का नाम ही नहीं था। फिर पूरे 29 साल बाद अचानक एक नई एफआईआर दर्ज होती है जिसमें इस पूर्व डीजीपी पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। बाप रे, 29 साल! ये तो बहुत लंबा समय होता है। क्या अदालत ने इतने पुराने मामले को सुनते ही खारिज नहीं कर दिया? यहीं पर कानून का एक और पहलू सामने आता है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रिमिनल न्याय प्रणाली में अपराध कभी मरता नहीं है। अच्छा जी, अगर हत्या हुई है तो सिर्फ समय बीतने से वो अपराध खत्म नहीं हो जाता। एफआईआर को पूरी तरह से वैध माना गया। लेकिन जब बात उस अधिकारी को गिरफ्तार करने या उसे अग्रिम जमानत देने की आई तो अदालत ने एक अलग नजरिया अपनाया। क्या तर्क दिया अदालत ने? क्या उन्हें जमानत मिल गई? हाँ, अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी और इसका कारण बहुत तार्किक था। अदालत ने कहा कि जो घटना 29 साल पहले हुई उसकी शुरुआती फाइलों में इनका नाम नहीं था। इतने सालों तक इस अधिकारी ने एक लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी। जी, इतने दशकों बाद बिना किसी बिल्कुल नए और पुख्ता सबूत के एक इतने वरिष्ठ नागरिक को सिर्फ एक नई एफआईआर के आधार पर अचानक जेल में डाल देना न्याय नहीं होगा।
सही बात है। इसे कानून में इनएक्शन या लंबे समय तक कोई कार्रवाई ना होना माना जाता है। ऐसे मामलों में अदालतें व्यक्ति को फौरी राहत दे देती हैं जब तक कि ट्रायल में कुछ ठोस साबित न हो जाए। यानी अगर जांच एजेंसी इतने सालों तक सोती रही है तो अदालत आरोपी को तुरंत जेल भेजने से रोक सकती है। बिल्कुल। ऐसा ही कुछ शायद 17 साल पुराने उस रेप के मामले में भी हुआ था जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। एकदम सही। उस मामले में भी अदालत ने यही देखा कि 17 सालों तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। जब इतने लंबे समय का मतलब इतना बड़ा अंतराल होता है तो अदालतें बहुत सतर्क हो जाती हैं कि कहीं ये किसी पुरानी रंजिश को निकालने का तरीका तो नहीं है। इसलिए ऐसी स्थितियों में अग्रिम जमानत मिल जाती है। समझ गए। और इस सिक्के का दूसरा पहलू वो है जहां पुलिस के पास सोचने का बिल्कुल समय ही नहीं होता। आप मीडिया ट्रायल की बात कर रही हैं। हाँ, जैसे वो बहुत ही मशहूर और दिल दहला देने वाला रायन इंटरनेशनल स्कूल का मामला था। वरुण चंद्र ठाकुर बनाम सीबीआई। जी बिल्कुल। जब ऐसा कोई मामला होता है तो न्यूज़ चैनल्स चीख रहे होते हैं, जनता सड़कों पर होती है और पुलिस पर ऐसा दबाव होता है कि शाम तक किसी न किसी को हथकड़ी पहनाकर टीवी पर दिखाओ ही दिखाओ। हाँ, वो प्रेशर बहुत भयंकर होता है और यही वो समय होता है जब अग्रिम जमानत का कानून समाज को भीड़तंत्र या मॉब जस्टिस बनने से रोकता है। वो कैसे? रायन इंटरनेशनल वाले मामले ने एक बहुत ही मजबूत नज़ीर पेश की। जब जनता का गुस्सा उफान पर था और स्कूल मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहे थे, तब अदालत ने बहुत ही कड़े शब्दों में एक लकीर खींची। क्या कहा अदालत ने? अदालत ने जांच एजेंसियों को साफ संदेश दिया कि देखिए, बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, टीवी पर कितनी भी बहसें क्यों ना चल रही हों, अदालत के फैसले सिर्फ इस बात पर निर्भर करेंगे कि केस डायरी में क्या सबूत हैं। मतलब टीवी के हिसाब से गिरफ्तारी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। अगर जांच में स्कूल के अधिकारियों की कोई सीधी संलिप्तता या जिसे कॉम्प्लिसिटी कहते हैं वो नहीं मिलती है तो सिर्फ मीडिया को खुश करने के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जी। अदालत ऐसे माहौल में भी अंतरिम सुरक्षा प्रदान करती है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने ये समझा कि ये जो नई नागरिक सुरक्षा संहिता है BNSS और अग्रिम जमानत के जो नियम हैं वो किसी एक पक्ष के हाथ में असीमित ताकत नहीं देते। एकदम सही। ये एक बहुत ही नाजुक तराजू है। एक तरफ पुलिस का ये अधिकार है कि वो सच्चाई को बाहर लाने के लिए सख्त से सख्त पूछताछ करे, कस्टडी मांगे और धुएं के आवरण को काटे। हाँ। और दूसरी तरफ एक नागरिक का ये अधिकार है कि उसे बिना ठोस सबूतों के सिर्फ शक या किसी की दुश्मनी के आधार पर जेल के सलाखों के पीछे न धकेल दिया जाए। और मैं कहूँगा कि यही एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी भी है। जांच अधिकारी की डायरी का हर एक पन्ना, अदालत के सामने रखा गया हर एक सबूत ये तय करता है कि आज़ादी और न्याय के बीच का ये तराजू किस तरफ झुकेगा। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को ख़त्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूँगी जो शायद हम सभी को भविष्य की न्याय प्रणाली को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दे। आज हमने 29 साल पुराने उस हत्या के मामले की बात की जहां पुलिस की पुरानी फाइलें, आधी अधूरी यादें और दशकों पुराने दस्तावेजों के बीच सच्चाई ढूंढने की कोशिश हो रही थी। अदालत ने उस केस में जमानत देते हुए देरी और समय बीतने को एक बड़ा कारण माना। जी। लेकिन जरा सोचिए, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ हमारा हर कदम, हमारी हर लोकेशन का डेटा, हमारी व्हाट्सएप चैट्स, हमारे बैंक ट्रांजैक्शंस और हमारे फिंगरप्रिंट्स हमेशा के लिए सर्वर पर मतलब डिजिटल रूप में सेव हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आज से 20 या 30 साल बाद जब पुलिस किसी पुराने मामले की जांच करेगी तो उनके पास धुंधली यादें नहीं होंगी बल्कि एकदम सटीक डिजिटल फुटप्रिंट्स होंगे। सही बात है। जब कुछ भी मिटाया नहीं जा सकेगा तो क्या भविष्य में कोई भी अपराध सच में कभी पुराना हो पाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल, आज एक जज ये तय करता है कि कोई व्यक्ति सबूतों से छेड़छाड़ करेगा या नहीं। कल को जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और एडवांस्ड फॉरेंसिक तकनीकें हमारी पूरी न्याय प्रणाली को चला रही होंगी तो क्या अग्रिम जमानत की ये अर्जियां AI के पास जाएंगी? क्या कोई मशीन आपके पिछले 10 सालों के डेटा का विश्लेषण करके ये तय करेगी कि आपका फ्लाइट रिस्क कितना है? जब तकनीक हमारे सिस्टम से मानवीय भावनाओं और शक को पूरी तरह से हटा देगी, तब हमारी आज़ादी और पुलिस की ताकत के बीच का ये खेल कौन से नए नियम लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कुछ ही सालों में हमें कानून की किताबों में ढूंढना पड़ेगा।